दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुबह मैंने जियोग्राफी की एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, चूंकि जियोग्राफी हमारे सिलेबस में है और इस समय भी मैं जियोग्राफी के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ और एक दो वीडियो और जियोग्राफी में आएगी जो अति महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाना है उन हिस्सों को हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं। तो अभी एक दो वीडियो बची है, वो उसमें जियोग्राफी वाले हिस्से में वो जरूर आएगी, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम प्रश्नों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान एक प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है यह भी बताते हैं और कितने तरीके से पूछा गया है यह भी बताते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। हो सके तो एक कॉपी और एक कलम ले लीजिए, आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट न करना हो, इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, एक चीज और है, 13 तारीख से लेके अब तक की जो वीडियो हमने डाली थी उसका पीडीएफ अभी तक टेलीग्राम पे नहीं गया था, लेकिन हमने उसको अपडेट कर दिया है और सारी पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम पे जा करके वो सारी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब मन कहे तब उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रोज की तरह आज के क्विज का प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? रोज की तरह जैसे हम रोज वीडियो शुरू करने से पहले क्विज का प्रश्न पूछते हैं, तो चलिए आज के क्विज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज के क्विज का प्रश्न कौन सा है। और आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस प्रश्न का जवाब देकर ही वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आपको उन प्रश्नों का जवाब नहीं आता है तो आप उसे कहीं सर्च कर लें, और अगर आता है तो इजीली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और जो है उस प्रश्न को जरूर याद करिए और कहीं नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ही हम क्विज में पूछते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए आज के क्विज का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का जो प्रश्न है क्विज का वह है भारतीय मानक समय की क्या है? भारतीय भारतीय मानक भारतीय मानक समय की भारतीय मानक समय की याम्योत्तर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? देखिए सुबह की वीडियो में हमने यह पढ़ाया था, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती है आपको यही बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। तो आज का पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। कहां से? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और चौथा यानी डी ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहां से नहीं गुजरती है। और देखिए आयोग जो है कर्क रेखा के बारे में पूछते पूछते थक गया है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं कहीं, ठीक है ना। तो बता दीजिए, आप जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है, इसकी जो सरदार सरोवर परियोजना है, इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं ये कौन कौन से हैं। तो ये हैं, देखिए नंबर 1 पे है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ मात्रा में राजस्थान, ठीक है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना। अब देखिए सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? यह हुआ है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में नर्मदा नदी पर। यह भी ध्यान रखिएगा, गुजरात में नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो बांध है वो कितना ऊंचा है? 163 मीटर ऊंचा बांध है। कितना? 163 मीटर ऊंचा बांध है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है और इससे जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं, ठीक है। और 163 मीटर ऊंचा बांध है इसका, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आज के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन ए है गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी है
ऑप्शन ए है क्या, गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी है भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी है हरिके बैराज और ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो बताइए कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो उद्गम है वो कहाँ है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कहाँ पर है, वह है हरिके बैराज। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, हरिके बैराज। ठीक है, अब देखिए हरिके बैराज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो हरिके बैराज स्थित है पंजाब में। कहाँ, पंजाब राज्य में स्थित है हरिके बैराज। ठीक है ना, पंजाब राज्य में। अब देखिए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर इंदिरा गांधी नहर क्या है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी जो विशेषताएं हैं, यह जो है भारत की इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। क्या है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। और यह कहाँ स्थित है, यह कहाँ स्थित है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कितना, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और यह कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे पहले जो है राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है ना, और एक और खास बात है कि इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, वह है 650 किलोमीटर। कितनी है, इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 650 किलोमीटर। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब बात आती है कि इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है, मतलब कहां से यह जल प्राप्त करती है। तो इस संबंध में देखिए दो बातें हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों हिस्सों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंदिरा गांधी मुख्य रूप से किन नदियों से जल प्राप्त करती है। तो पहले एक है सतलुज, किससे, सतलुज नदी से, और दूसरा है ब्यास नदी से। सतलुज और ब्यास नदियों से जो है इंदिरा गांधी नहर यह जल प्राप्त करती है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की जो है जल का स्रोत क्या है, तो वह सतलुज और ब्यास नहर। लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है, उसमें यह ऑप्शन रहता है कि इंदिरा गांधी नहर सतलुज, ब्यास और रावी नदियों से जल प्राप्त करती है। रावी नदियों से जल प्राप्त करती है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए, और उसमें आयोग मतलब इस उत्तर को सही भी मानता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वह सतलुज, ब्यास और रावी तीनों नदियों से जल प्राप्त करती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रावी नदी का कुछ जल सतलज नदी में मिल जाता है, और चूंकि सतलज और ब्यास से जो है इंदिरा गांधी नहर का जो जल है वो सतलज और ब्यास से ही जाता है, सतलुज और ब्यास से ही जाता है। इसलिए जो है इंदिरा गांधी नहर में जो है सतलुज, ब्यास और रावी तीनों नदियों का जल मिल जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न में कभी यह पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर किन किन नदियों से जल प्राप्त करती है, तो वह सतलुज से, ब्यास से और रावी तीनों से प्राप्त करती है। और अगर रावी एग्जाम्पल में मतलब उसमें विकल्प में ना हो तो सतलुज और ब्यास दो से तो प्राप्त करती ही है, यही मुख्य नदियां हैं। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर जो मुख्य रूप से जल प्राप्त करती है वो किससे प्राप्त करती है, तो सतलुज और ब्यास नदी से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हरिके बैराज जो पंजाब राज्य में स्थित है, तो हरिके बैराज स्थित है किस पे, सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पे। सतलज सतलुज या सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे हरिके बैराज कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है, सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हरिके बैराज पंजाब राज्य में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए दो प्रश्न। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, या कर्नल बेयर्ड स्मिथ को माना जाता है, या लेफ्टिनेंट ब्लेन को माना जाता है, या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को माना जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है ना, सर आर्थर कॉटन को क्या माना जाता है, यह दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, यह क्या थे, एक इंजीनियर थे,
सर आर्थर कॉटन क्या थे? यह एक इंजीनियर थे, ठीक है ना। इन्होंने दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए एक उल्लेखनीय कार्य किया है। सर आर्थर कॉटन को इसीलिए दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो यह बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर किसका है? बिहार का स्थान दूसरा है। इस संबंध में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। तो भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? वह है बिहार, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पादपों में प्रोटीन की वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए, और ऑप्शन डी है मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए। तो बताइए फसल चक्र क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। तो देखिए फसल चक्र मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर कई वर्षों तक लगातार एक ही मृदा पे एक ही प्रकार की फसल बोया जाए, कई वर्षों तक लगातार अगर एक मृदा मतलब एक ही मृदा में एक ही स्थान पर एक ही फसल लगातार कई वर्ष तक बोई जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किसकी? विशिष्ट पोषक तत्वों की उस मृदा में कमी हो जाती है। विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उस मृदा में, ठीक है ना। और जब विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसमें क्या किया जाता है? फसल चक्र का परिवर्तन किया जाता है। फसल चक्र का परिवर्तन कर देने से क्या होता है कि उसमें मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। क्या होता है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक और खास बात है, कभी अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आप इसे सही जरूर करिएगा। फसल चक्र का एक और फायदा यह है कि एक तो मृदा शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उर्वरा शक्ति में मृदा की, और दूसरा एक है कभी कभी कीटों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। किसमें? कीटों के नियंत्रण में भी सहायता प्राप्त होती है, यह भी याद रखिएगा ना। कीटों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, एक बात यह याद रखिएगा, और दूसरी कीटों के नियंत्रण में सहायता मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फसल चक्र इन्हीं कारणों को पोषित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छठवां प्रश्न है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है लाइम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, और ऑप्शन डी है वेजिटेबल कंपोस्ट। तो आपको बताना है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। देखिए दो प्रकार की मिट्टियां हैं, पहले इनकी चर्चा करते हैं। एक है तेजाबी मिट्टी। क्या है जो प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी मिट्टी के बारे में पूछा गया है? तेजाबी मिट्टी, ठीक है। तेजाबी मिट्टी, तेजाब कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो इसे जो है तेजाबी मिट्टी को क्या कहते हैं? एसिडिक सॉइल भी कहते हैं, एसिडिक सॉइल, ठीक है। तो एक है तेजाबी मिट्टी, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है क्षारीय मिट्टी, ठीक है। इन दोनों को एक साथ याद करिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं। दूसरी है, देखिए इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूं, पहली है तेजाबी मिट्टी, ठीक है, इसे एसिडिक सॉइल कहते हैं, और दूसरी है क्षारीय मिट्टी। दूसरी कौन सी है? क्षारीय मिट्टी है। क्षारीय मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? देखिए इसे क्षारीय मिट्टी रहने देते हैं, ठीक है। तो एक है तेजाबी मिट्टी और दूसरी है क्षारीय मिट्टी। अब देखिए इन दोनों मिट्टियों को कृषि योग्य बनाने के लिए अलग अलग तत्वों का प्रयोग किया जाता है। देखिए तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइम का प्रयोग किया जाता है। लाइम, इसे लाइम कहते हैं या इसे चूना कहते हैं, ठीक है। लाइम या चूने का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को जो कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम, या इसे कैल्शियम सल्फेट, किसका? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न हमने इसलिए आपको बता दिए क्योंकि ये दोनों प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। तो देखिए तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिए कि यह जो है बहुत
यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो तेजाबी मिट्टी का जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, ठीक है। लाइम का प्रयोग किया जाता है, तो छठे प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगर क्षारीय मिट्टी का होता तो वह जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए, ठीक है। तो यह दोनों प्रश्न हर परीक्षा में बारी बारी से पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है। तो देखिए, भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्व, जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वह कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है जस्ता। तो देखिए, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा तत्व है? वह है जस्ता, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए, मृदाओं में जो है सूक्ष्म और दीर्घ दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि जिन तत्वों की पौधों को अधिक आवश्यकता होती है, जिन तत्वों की पौधों को अधिक आवश्यकता होती है या अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दीर्घ मात्रिक तत्व। क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रिक तत्व, दीर्घ मात्रिक तत्व। और दूसरे प्रकार के तत्व वो तत्व होते हैं जिनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है, उन्हें जो है सूक्ष्म मात्रिक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है ना, पोषक तत्व कहते हैं। तो देखिए, एक है दीर्घ पोषक तत्व, इसको मात्रिक की जगह पोषक कर देते हैं, ठीक है। एक है दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ पोषक तत्व, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देख लेते हैं कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं, यानी जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए, उसमें है सबसे पहला नाम, देखिए है सल्फर है, सल्फर। सल्फर के बाद फास्फोरस है, सल्फर के बाद कौन सा है? फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद है पोटेशियम, फास्फोरस के बाद कौन सा है? पोटेशियम है। तो सल्फर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की भी अधिक आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है। और कार्बन के बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद क्या है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। देखिए, ये सभी जो तत्व हैं इन्हें दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं, यानी इनकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए यह दीर्घ पोषक तत्व है। इनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा और इनका जो है एक कोड बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ पोषक तत्व नहीं है, या कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये दीर्घ पोषक तत्व हो गए। अब सूक्ष्म पोषक तत्व की चर्चा करते हैं। कौन कौन से तत्व आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में? तो देखिए, एक आता है मैग्नीज, मैग्नीज आता है सूक्ष्म पोषक तत्व में, ठीक है, मैग्नीज आता है। मैग्नीज के बाद आता है आयरन, आयरन भी सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, इसे भी सूक्ष्म पोषक तत्व में रखते हैं। कोबाल्ट के बाद मोलिब्डेनम आता है, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम। देखिए, इनका कोई क्रम नहीं है कि कौन ज्यादा सूक्ष्म है कौन कम सूक्ष्म है, इनका कोई क्रम नहीं है। मैं केवल इन तत्वों के नाम बता रहा हूं, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है। फिर है जस्ता, क्या है? जस्ता है। जस्ता के बाद क्या है? बोरान, जस्ता के बाद क्या है? बोरान है। बोरान के बाद है तांबा, तांबा। उसके बाद क्या है? सोडियम है। तांबा के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद है क्लोरीन, ठीक है। तांबा के बाद सोडियम और सोडियम के बाद है क्लोरीन। देखिए, सोडियम और क्लोरीन, इन दो को मार्क किए रहिएगा। यह अभी हाल ही में किसी परीक्षा में हमारे सामने से गुजरे थे, मैंने देखा था, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, सोडियम और क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। तो देखिए, दीर्घ पोषक तत्वों की लिस्ट में कौन कौन से हैं? तो वह है सल्फर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आते हैं। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ठीक है, और जस्ता, बोरान, तांबा तथा सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों की लिस्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, देखिएगा हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हॉट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है भाबर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है खादर और ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। तो बताइए, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे किस नाम से जानते हैं?
देखिए, जो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है ना? किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? बांगर से के नाम से जानते हैं। बांगर मिट्टी जो होती है वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। कहाँ स्थित है? थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है और जहां जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। क्या है? जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना? बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच पाता है, ठीक है? तो वह जो है क्या होता है? थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और आता है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं, तो अगर नई कछारी पूछ ले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खादर कहते हैं, ठीक है ना? और आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको कभी नहीं भूलेगा, जबकि यह प्रश्न आपने देखा होगा कम से कम 200 बार पूछा जा चुका है अब तक परीक्षाओं में, ठीक है? ये फेवरेट प्रश्न है। देखिए, पुरानी बाग, पुरानी पुरानी बाग और नई खाद, पुरानी बाग और नई खाद, ठीक है? पुरानी बाग और नई खाद, यानी पुरानी जो मिट्टी है, पुरानी जो गंगा के मैदान की जो पुरानी मिट्टी है, कछारी मिट्टी, उसे कहते हैं, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है ना? और नई जो भूमि है, नई कछारी मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खादर, ठीक है ना? अब नहीं भूलेगा। देखिए, पुरानी बाग और नई खाद, पुरानी बाग मतलब पुरानी मिट्टी जो है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को जो कहते हैं खादर कहते हैं, ठीक है? ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का नवा प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आपको बताना है कि भारत की इन मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टियां, ऑप्शन सी है लाल मिट्टियां और ऑप्शन डी है रेगुर मिट्टियां। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है? तो देखिए कौन सी मिट्टी है, तो वह है, कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी, ठीक है ना? तो डी ऑप्शन सही है। रेगुर मिट्टियां जो है, रेगुर मिट्टियां, यह जो है भारत की ऐसी मिट्टियां हैं जिनका बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ है। रेगुर मिट्टियों को क्या कहते हैं? काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और यह जो है कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है, बहुत मतलब अच्छी मिट्टी है कपास की खेती के लिए, ठीक है? अब देखिए रेगुर मिट्टियों का जो निर्माण हुआ है वह क्या हुआ है? यह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, ठीक है ना? और यह जो है ये मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? ये मिट्टियां पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप के, आप जानते हैं कि दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में जो है यह मिट्टियां पाई जाती हैं। और ऊपरी भागों में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उसके बाद गुजरात में भी यह मिट्टियां पाई जाती हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, कहाँ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में भी, कर्नाटक में भी रेगुर मिट्टियां पाई जाती हैं। रेगुर मिट्टियां, कर्नाटक में भी रेगुर मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है ना? रेगुर मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। रेगुर मिट्टियां, यह प्रश्न कई बार पूछा है कि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी किसकी खेती के लिए बहुत मतलब किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए, ठीक है ना? तो रेगुर मिट्टियां जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है। तो देखिए देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वह लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है ना? लातूर महाराष्ट्र में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, ठीक है? लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है? याद रखिएगा देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना? आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है, ठीक है ना? चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वह किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और यही जो है मानसून का कारण भी होते हैं दक्षिण पश्चिम हवाएं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है? और जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है इसे क्या कहते हैं? इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। और अगर आपसे पूछे कोई कि तमिलनाडु में
किस मानसून से, किन हवाओं से सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। यह लौटते मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। ठीक है ना, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा या ठंडियों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। ठीक है ना। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोनों बात याद रखिएगा, यह लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मतलब झील और राज्य दिए हैं इनमें सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से झील और राज्यों की कौन सी जोड़ी सुमेलित है, मतलब कौन सी झील संबंधित राज्य में स्थित है जो दिया गया है उसके संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोकटक, दिया है मणिपुर। ठीक है, लोकटक दिया है मणिपुर, उदय सागर दिया है आंध्र प्रदेश, तीसरा है डिडवाना दिया है हरियाणा और चौथा कोलेरू दिया है उड़ीसा। तो बताइए लोकटक मणिपुरी सही है कि उदय सागर आंध्र प्रदेश की डिडवाना हरियाणा की कोलेरू उड़ीसा? तो देखिए इसमें क्या सही है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बाकी डिडवाना और उदय सागर, देखिए डिडवाना और उदय सागर ये जो दो झीलें हैं, डिडवाना और उदय सागर झीलें कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखिए डिडवाना और उदय सागर झीलें जो है कहाँ स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, कोलेरू कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए उदय सागर और डिडवाना राजस्थान में है, जबकि इसमें आंध्र प्रदेश दिया, हरियाणा दिया है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि कौन सी झील संगाई हिरण का निवास स्थान है, ठीक है, संगाई हिरण ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी झील संगाई हिरण का निवास स्थान है या किस झील में संगाई हिरण पाए जाते हैं? तो देखिए लोकटक झील में, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह संगाई हिरण का स्वाभाविक आवास है। ठीक है, संगाई हिरण का आवास है। ठीक है, और यहाँ जो है जो तृण से बनने वाली जो एक होती है, तृण जो तैरते रहते हैं उसे कहते हैं फूमड़ी। क्या कहते हैं? फूमड़। फूमड़ जो होता है यही संगाई हिरण का आवास होता है। ठीक है ना, फूमड़ यह संगाई हिरण का आवास होता है, यह तृण से निर्मित होता है। तो संगाई हिरण जो है यह लोकटक मणिपुर में पाया जाता है, लोकटक झील जो है मणिपुर में पाई जाती है और यहाँ पे संगाई हिरण का आवास भी पाया जाता है। और संगाई हिरण के जो आवास है उसको क्या कहते हैं? फूमड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, यह हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी कि दोबारा आपको ये ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, हुंड्रू प्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंड्रू प्रपात किस पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कावेरी पर, ऑप्शन बी है सुवर्ण रेखा पर, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है इंद्रावती पर, ऑप्शन बी है कावेरी पर, ऑप्शन सी है सुवर्ण रेखा पर और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हुंड्रू प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए हुंड्रू प्रपात स्थित है सुवर्ण रेखा नदी पर। किस पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस पर स्थित है? तो यह सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, और हुंड्रू प्रपात है कहाँ? यह रांची झारखंड से, कहाँ से? रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर, 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर की दूरी पर, रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पे ये कहाँ स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है ना, तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कई बार। अगला देखते हैं, आज का 14वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आपको बताना है कि दी गई नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, तो यह बताइए। ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है ब्यास नदी और ऑप्शन डी है चिनाब नदी। आपको बताना है कि इन नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो देखिए वो कौन सी नदी है, वह है सतलज नदी। सतलज नदी क्या है? सतलज नदी का जो उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम जानते हैं, उद्गम कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम जो है वह है तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में। तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं तिब्बत में कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट ये तिब्बत में राकस ताल से यह निकलती है। कहाँ से? राकस ताल से यह निकलती है, राकस ताल से। ठीक है, और यह क्या करती है? उत्तर पश्चिमी दिशा में पहले बहना प्रारंभ करती है। उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह क्या करती है? बहती हुई उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ है? सुबह बताए थे, सिपकीला दर्रे के पास, सिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में
यह जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यह जो है प्रवेश करती है, ठीक है ना, प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो क्या है, जो सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ है, तिब्बत में है, राखस ताल के पास है, ठीक है ना। और यह क्या करती है, यहाँ से जब नदी निकलती है तो उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकीला दर्रे के पास यह हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है प्रवेश करती है। इस प्रकार जो है यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर यह क्या करती है, यह हिमालय की, यह जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटकर, हिमालय की सभी श्रेणियों को काट करके यह जो है काटकर हिमालय की श्रेणियों को काटकर यह जो है गहरे गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इस बात को याद रखिएगा, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। कौन करती है, सतलज नदी, ठीक है। तो यह प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो वह है सतलज नदी, ठीक है ना। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो देखिए, महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है और कावेरी। तो आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है यह गार्ज से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर यह बहती है, इसलिए यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। बाकी गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन आपको पता है कि चावल के अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी यह जो है क्या है, यह चूंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है इसलिए यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए, हाल के समय में लोक सेवा आयोग, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछ रहा है, ठीक है। और इस प्रश्न को उसने लगातार 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की काफी हायर एजुकेशन सर्विस करता है, तो मान लेते हैं कि हो सकता है यह प्रश्न आपसे दोबारा पूछा जाए। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है महानंदा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है महानंदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है रामगंगा और ऑप्शन डी है गंडक, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना कितना है। आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए, महानंदा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, वो है लगभग 207 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 207 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लगभग लिख देते हैं, लगभग, ठीक है। अगला देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक कितना है, तो वह है 70,055 वर्ग किलोमीटर है सोन नदी का। सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 70,055 वर्ग किलोमीटर है। फिर आ जाते हैं रामगंगा। रामगंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, वह है 30,811 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 30,811 वर्ग किलोमीटर है। किसका है, यह है रामगंगा का। रामगंगा का कितना है, 30,811 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। इसको किलोमीटर कर देते हैं। 30,811 वर्ग किलोमीटर रामगंगा का है। और उसके बाद गंडक नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है, वह है 45,731 वर्ग किलोमीटर। 45,731 वर्ग किलोमीटर किसका है, गंडक नदी का। तो बताइए सबसे ज्यादा किसका हो गया, तो हो गया सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र तो सोन नदी का 70,055 वर्ग किलोमीटर। तो बी ऑप्शन सही है। इन सभी को याद रखिएगा, इन्हीं ऑप्शन के साथ ये प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इस समय कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में लगातार रिपीट कर रहा है। तो इसे याद रखिएगा, किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक में सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है ना। 17वां प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, आजकल भारत और बांग्लादेश में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, इसलिए बांग्लादेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को जरूर तैयार किए रहिए कि बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए है मेघना, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है महागंगा। तो आपको बताना है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गंगा है यह पश्चिम बंगाल में फरक्का एक जगह है, ठीक है। फरक्का नामक स्थान पर यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा जो है फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ, फरक्का नामक स्थान पर। और यह कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। जब यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में तब इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जब यह प्रवेश करती है
फरक्का में जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तब इसे क्या जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। लेकिन जब यही गंगा जब बांग्लादेश में क्या करती है, यही गंगा जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इसे जमुना भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र, यही गंगा जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और आगे चलकर यह जो है मेघना से मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसे संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानते हैं और इसी नाम से वह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करते समय जो गंगा का नाम था वो क्या था, वो था पद्मा, ठीक है ना। लेकिन जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह क्या हो जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके आगे बढ़ती हैं तो वह मेघना से मिल जाती हैं और सबका नामकरण हो जाता है मेघना, और अंत में मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपने जल को समाहित करती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप देखिए यह जरूर ध्यान दीजिएगा कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है, प्रश्न को पढ़ते समय इतनी स्पष्टता जरूर रखिएगा। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ये है, देखिए एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ अवस्थिति है, उनकी स्थिति कहाँ है यह आपको बताना है। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ये है अंगामी, नागालैंड दिया है, दूसरा है बीरहोर झारखंड दिया है, तीसरा है खस दिया है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है टोडा है तमिलनाडु में, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, देखिए इनमें से खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है, खस जनजाति जो है भारत के उत्तराखंड में पाई जाती है। खस जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है क्या, खस जनजाति उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद कहाँ पाई जाती है, J&K, कहाँ पाई जाती है, J&K, यानी जम्मू और कश्मीर में भी खस जनजाति पाई जाती है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बीरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरी है टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है और यह नीलगिरी पहाड़ी की प्रमुख जनजाति है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में जो जनजाति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे टोडा जनजाति कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति जो है पाई जाने नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वह है टोडा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, वह टोडा जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है। तो टोडा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा यह प्रश्न दोनों तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का 19वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। मतलब किस जनजाति में भारत की एक से अधिक पति होने की परंपरा है कि एक से अधिक पति रख सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने सुना होगा कि पत्नियां एक से अधिक रख सकते हैं, लेकिन जनजातियों में एक से अधिक पति भी रख सकते हैं, यानी बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है नागा, ऑप्शन सी है जौनसारी और ऑप्शन डी है टोडा। अब आपको बताना है कि इनमें से किसमें एक से अधिक बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। तो देखिए वह है जौनसारी और टोडा, इन दोनों में बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 सी ऑप्शन सही है। जौनसारी और टोडा जनजाति में बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। अब देखिए और बहुपतित्व की प्रथा किन जनजातियों में पाई जाती है, तो अन्य जनजातियों को बताते हैं। अन्य जनजातियां जिनमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है। अन्य जनजातियां कौन सी हैं जिनमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए जौनसारी और टोडा आपने देख लिया है। खस अभी प्रश्न में हमने पूछा था, खस जनजाति में भी पाई जाती है। उसके बाद बोटा कोटा, ठीक है, बोटा और कोटा ये दोनों जनजातियों के नाम है, ठीक है। तियान और उसके बाद इरावा, तियान एवं इरावा,
ठीक है। यह प्रमुख जनजातियां ऐसी हैं जिनमें बहुपतित्व प्रथा पाई जाती है, ठीक है ना। तो जौनसारी और टोडा के अतिरिक्त जो है खस, बोटा, कोटा, तियान एवं इरावा जनजातियों में भी बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो 3 और 4 सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं आज का 20वां और आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हाल ही में कई बार पूछा गया है जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है। तो आपको इसमें से बताना है कि इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जो तेलंगाना के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आप बताइए कि इन राज्य समूहों में से कौन सा है जो एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। देखिए तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वह कौन बनाता है, तो आंध्र प्रदेश से लगती है, कर्नाटक से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो इस बात को याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वो किससे मिलती है, वह मिलती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल के दिनों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिचितों के साथ शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।